एडिशनल मटेरियल आपका सेकेंड यूनिट के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी क्या? लेन देन ની तुला गुजराती में डिस्कस इट्स कंपोनेंट। ये न जब फॉरेन ट्रेड करते हैं ना तब बैलेंस ऑफ ट्रेड या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ये आएगा एमसीक्यू में आपको। अ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ऑल वर्ड के ऊपर राउंड करो। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यानी सब तरह के ट्रांजेक्शन आ गए बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री यानी हमारी कंट्री के रेसिडेंट यानी लोगों के साथ एंड द रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड को भी अंडरलाइन करो क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक साल का होता है, एक महीने का होता है, यानी एक टाइम पीरियड उसके साथ में फिक्स होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अलग अलग अकाउंट है, ये भी अंडरलाइन करो। एक करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इनकम, ये भी अंडरलाइन करो। करंट अकाउंट में खाली गुड्स सर्विस और इनकम यानी मतलब दो तरफा जो चीजें होती है ना वो आती है। यानी मुझे वहां से कोई अगर गुड्स मिल रहे हैं तो मैं उनको पेमेंट दे रहा हूँ, और अगर मैं उनसे कोई चीज ले रहा हूँ तो उनको मैं सामने से पेमेंट मिलेगा ऐसा। बट कैपिटल अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अंडरलाइन करो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब इसमें आता है क्लेम्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल नेचर। द सम ऑफ दिस करंट एंड कैपिटल अकाउंट, वो दोनों को टोटल कर दो तो आपको मिलेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो तीन बातें हमने इसमें सीखी। पहली बात तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री एंड द रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। पहला ये। उसके अंदर दो अलग अलग अकाउंट होते हैं, एक तुम्हारा करंट अकाउंट और दूसरा है तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में अपने गुड्स सर्विस और दूसरा क्या इनकम्स देखेंगे, और उसके अंदर यानी कैपिटल अकाउंट के अंदर अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू क्लेम्स एंड लायबिलिटीज उसके अंदर देखेंगे। अब करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में गुड्स सर्विस और इनकम आदि अंडरलाइन करो, आगे भी कर चुके अपने। देश ट्रांजेक्शंस को अपने क्लासिफाई करना हो तो दो चीजें, एक मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज यानी गुड्स, और दूसरा लिखा है इनविजिबल यानी सर्विस। मर्चेंडाइज का मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? ये एमसीक्यू ट्रेड अकाउंट में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। एंड द इनविजिबल्स इंक्लूड ट्रांजेक्शंस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट, दैट इज द रेसिडेंट पेमेंट विदाउट एनी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। याद रखो मैं सामने से पैसे ले रहा हूँ, जैसे कोई कंट्री अगर समझो उसके अंदर अर्थक्वेक आता है, धरती कंप हुआ, दूसरी कंट्री ने उसको मदद की, तो ये मदद का पैसा वापस रिटर्न नहीं मांगेगी वो, ये तो मदद हुई ना। तो एक साइड का ट्रांजेक्शन, इसको अपने क्या बोलेंगे? यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन बोलेंगे, एक साइड का ट्रांजेक्शन। तो जिसमें रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन यानी पैसे वापस देने की जवाबदारी, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन का मतलब पैसे रिटर्न करने की जवाबदारी। दे दे आर रिकॉर्डेड, देयर नहीं, दे आर रिकॉर्डेड, दे आर रिकॉर्डेड इन इनविजिबल अकाउंट और सर्विस अकाउंट। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब याद रखना, ट्रांसफर पेमेंट आपको एमसीक्यू में आ सकता है। अब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में तीन अलग अलग सेक्टर्स हमको ध्यान में रखना है। एक तो प्राइवेट कैपिटल, ये सबके सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है यानी पैसे की बात है इसके अंदर, गुड्स एंड सर्विस की बात नहीं है। बैंकिंग कैपिटल और ऑफिशियल कैपिटल। प्राइवेट कैपिटल इज सब डिवाइडेड इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। प्राइवेट कैपिटल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल इंक्लूड्स लोन्स ऑफ 1 ईयर और लेस पीरियड, एक साल या तो इससे कम टाइम पीरियड की लोन को अपने किस में शॉर्ट टर्म, वो तो पता ही चल जाता है। मैंने बोला लेंदी क्वेश्चन, बीच बीच में टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, बाकी है बहुत सिंपल। और लॉन्ग टर्म प्राइवेट कैपिटल उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो। देखो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी सीधा बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरी कंपनी जो फॉरेन की उसने तुम्हारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? तुम्हारी कंपनी के शेयर वो शेयर मार्केट में से खरीदेगी, वो तुम्हारे बिजनेस में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करेगी, लेकिन वो शेयर्स खाली खरीदेगी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है ना
उसमें कैसा होता है कि जब प्राइस कम होती है ये लोग खरीदते हैं, और जब बढ़ जाती है ना हमारी शेयर की प्राइस तो बेच के चले जाते हैं, तो इसमें उल्टा कंट्री को नुकसान हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कैसा कि जैसे अगर जनरल मोटर्स कंपनी थी बराबर बड़ौदा के अंदर, जो फोर्ड कार बनाती थी, वो चली भी गई तो भी वो अपना प्लांट मॉरिस गैरेज यानी एमजी मोटर्स को बेच के गई, तो वो कैपिटल तो सेम रही ना, असेट तो वही के वही रही ना। भले वो कंपनी चली जाए लेकिन फिर भी असेट तो सेम टू सेम रहती है, क्रिएशन तो हो गया कैपिटल का। लॉन्ग टर्म लोन्स, फॉरेन कैपिटल करेंसी डिपॉजिट, फॉरेन करेंसी को डिपॉजिट करना भी इसमें आ जाता है। अब बैंकिंग कैपिटल कवर्स ट्रांजेक्शन्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल असेट्स, फॉरेन एक्सचेंज एंड लायबिलिटीज ऑफ कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। बैंकिंग कैपिटल उसके अंदर क्या आता है, फाइनेंशियल एसेट, सिर्फ पैसे बेचना किसी को इंटरेस्ट पे और किसी से खरीदना। लायबिलिटी यानी पैसे खरीदे जाते हैं। ऑफिशियल कैपिटल इंक्लूड्स आरबीआई होल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड मॉनेटरी गोल्ड। याद रखो ये मॉनेटरी गोल्ड यानी सोना, लेकिन वो मनी के फॉर्म के अंदर होता है, यानी बॉन्ड होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स, ये खरीदे और बेचे जाते हैं। उसके सामने चीजें खरीदी और बेची जा सकती है कब, जब तुम्हारी करेंसी पूरी दुनिया में वीक होती जाए ना, तो तुम्हारी करेंसी को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए हमको क्या बेचना पड़ता है, फिर गोल्ड बेच के हमको चीजें खरीदनी पड़ती है। इसको पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। डिस्कस बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्री लिबरलाइजेशन एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। देखो लिबरलाइजेशन पीरियड यानी 1991, याद है ना 1991 में एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, यानी खानगीकरण, वैश्वीकरण अने उदारीकरण, बराबर ने, ये जो था ने वो तो लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण। उसके पहले तो पहले देखें तो क्या लिखा है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था इट हैड अ साइजेबल सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड विद यूके। यूके के साथ अच्छा सरप्लस था, क्योंकि यूके के साथ हमारे कारोबार होते थे, क्योंकि इंग्लैंड का राज था यहाँ पे। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूके हैड मेड लार्ज स्केल परचेज फ्रॉम इंडिया टू मीट इट्स वॉर रिक्वायरमेंट्स। इंडिया के पास से बहुत सारी चीजें खरीदी यूके ने, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का पोजीशन था ने वो सेटिस्फैक्टरी था। हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इंपोर्ट बढ़ते गए लेकिन एक्सपोर्ट उतने के उतने रहे, यानी स्टेगनेंट का मतलब स्थिर, सेम। स्टेगनेंट की जगह पे सेम लिखो तो भी चलेगा। इससे डेफिसिट आता है, डेफिसिट એટલે खाद के भाई, खोट। अभी जहां पे देखा था ना सब में डेफिशिएंसी, वो डेफिसिट। ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान पीरियड there was a large deficit in the balance of trade, but due to a substantial surplus on the invisible account, the balance of payment situation was satisfactory. In fact, the deficit on current account was only rupees 42.3 crores. इतनी बड़ी कंट्री डेफिसिट खाली 42 करोड़ की थी वो टाइम पे। लेकिन प्री लिबरलाइजेशन पीरियड उसको अपने 3 अलग अलग फेज में, फेज यानी अलग अलग टाइम पीरियड में आपने क्लासिफाई कर सके, समय आधारित। पहला 1956 57 टू 75 76, इसमें सेकंड थर्ड और फोर्थ प्लान अंडरलाइन करो। पीरियड 1 में कौन कौन से प्लान आते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ प्लान, पर फिफ्थ प्लान पूरा नहीं, उसके 2 साल। इसमें हेवी डेफिसिट थी और एक्सट्रीमली टाइटली पेमेंट पोजीशन, मतलब बहुत तंगी में हाथ रहता था इंडिया का। दिस वाज अ पीरियड ऑफ 3 वॉर्स, 3 अलग अलग वॉर हुई इंडिया की चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ में। इन 1962 विद चाइना, फिर वॉर पाकिस्तान के साथ में 2 बार 65 और 71 के अंदर। सेवरल ड्रॉट એટલે दुकार के भाई, 65 66 के अंदर और 66 2 साल बारिश बहुत कम गिरी थी पूरे इंडिया में। और पहला ऑयल शॉक, यानी ऑयल कंपनीज ने ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दिया था 1973 के अंदर, तो ऑयल की प्राइस बहुत बढ़ने लगी थी, यानी क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत बढ़ने लगी थी, पेट्रोलियम। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट इम्पोज, अंडरलाइन करो, हेवी इंपोर्ट कंट्रोल, इंपोर्ट को कंट्रोल में रखा था और फॉरेन एक्सचेंज आसानी से नहीं मिलता था। बट इवन देन द करंट अकाउंट डेफिसिट वाज वेरी हाई, इतना सारा करने के बावजूद भी करंट अकाउंट डेफिसिट में रहा था और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एकदम लो लेवल पे थे। और लिखा गया है कितने मंथ का इंपोर्ट कर सकते थे, चौथे में लास्ट लेस देन 3 मंथ्स इंपोर्ट कर सकते थे हम। फर्दर इन 1973 there was a substantial increase in the prices of crude oil,
यानी 4 गुना प्राइसेस बढ़ गई थी, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई थी, तो क्रूड ऑयल तो हमको बाहर से खरीदना पड़ता है, तो इसलिए हमारा बिल बढ़ता जा रहा था और हमको पेमेंट बढ़ता ज़्यादा देना पड़ता था। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो पीरियड 2, 76-77 से 79-80, this was a golden period in respect of our balance of payment position. During this period there was a small surplus in current account. करंट अकाउंट में सरप्लस था 0.6% का, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ना वो 7 महीने के इंपोर्ट के लिए चल सकता था। 7 मंथ्स अंडरलाइन करो, ये कंफर्टेबल पोजीशन थी, अच्छी पोजीशन बोली जाती है। उसके पीछे का कारण एक तो जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी ना उससे प्राइवेट रेमिटेंस बढ़ने लगा था, यानी प्राइवेट कंपनीज उससे खरीदना चालू कर दे। देयर वाज a strong growth of in export of nearly 31%. एक्सपोर्ट कितना बढ़ा था 31%, और 23% बाद में। पर बात समझो, ये सारे डेटा याद इम्पॉसिबल है, कर नहीं सकते आप। एज अ रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन measures of India and increase in oil production, we were able to control the growth in oil imports. यानी कंजर्वेशन मेजर्स का मतलब हमने ऑयल को बचाना शुरू किया था, पैसे बचाना शुरू किया, इसलिए हमारा ऑयल का इंपोर्ट का ग्रोथ है ना वो धीमा हो गया था। अब तीसरा फेज 6th और 7th प्लान 1980-81 से लेके 1990-91, यहाँ पे सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टी, इसको अंडरलाइन करें। और जो डेफिसिट था ना, यानी इसमें जो खामी थी, इंपोर्ट ज्यादा था, कितना ज्यादा था 6000 करोड़ ज्यादा था पर एनम। वो पहले 6000 करोड़ था, अब कितना हो गया 17000 करोड़ हो गया। कैपिटल अकाउंट फाइनेंसिंग द डेफिसिट इन पीरियड 1 and 2, द डेफिसिट एंटायर डेफिसिट वाज फाइनेंस थ्रू इनफ्लोज ऑफ कंसेशनल असिस्टेंस, यानी बाहर से हम लोन लेते जा रहे थे। कंसेशनल असिस्टेंस यानी सस्ते में लोन लेना, दूसरी कंट्री से या तो वर्ल्ड बैंक से लोन लेना। सो आवर डेट सर्विसिंग बर्डन वाज लो, अब सस्ते में लोन लेते थे इसलिए हमको इंटरेस्ट कम देना पड़ता था। इंटरेस्ट कम देना इसलिए लिखा है कि डेट सर्विसिंग लो था। डेट सर्विसिंग लो का मतलब इंटरेस्ट कम देना पड़े। हाउएवर थर्ड पीरियड के अंदर अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द डेफिसिट वाज फाइनेंस्ड थ्रू नॉन कंसेशनल लोन, लेकिन बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तीसरे पीरियड के अंदर। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन पोस्ट यानी 1991 के बाद क्या हुआ, तो देखो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाए 91-92 के अंदर इंपोर्ट के ऊपर। रिस्ट्रिक्शन यानी लिमिटेशन, मर्यादा, इसलिए हमारे इंपोर्ट डिक्लाइन हुए 19.4%। पर ट्रेड डेफिसिट डिक्लाइन विथ स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड डेफिसिट के बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट भी स्लो हो गया। अब ड्यूरिंग 92-93 द गवर्नमेंट टुक इंपोर्ट लिबरलाइजेशन मेजर्स, सो देयर वाज एन इंक्रीज इन आवर इंपोर्ट एंड ट्रेड डेफिसिट। इंपोर्ट बढ़ता है लिबरलाइजेशन के साथ में और ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ती है। 9th प्लान के अंदर इंपोर्ट कम हुए क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर डिमांड जो थी ना, डोमेस्टिक डिमांड, वो कम होती जा रही थी और इंडस्ट्रीज धीमी हो गई। 99-2000 के अंदर सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल बार बार आता है वर्ड इकोनॉमिक्स में, उसका मतलब नोनपात्र, कंसिडरेबल, कंसिडरेबल। अरे increase in imports due to increase in imports of crude oil and increase in prices of crude oil, प्राइस भी बढ़ रही थी क्रूड ऑयल की और साथ में उसका इंपोर्ट भी बढ़ता जा रहा था। 2001, 2, 2, 3 और 3, 4 के अंदर सरप्लस था। अंडरलाइन करो, कब सरप्लस था ये पूछे तो याद रखना है, करंट अकाउंट में सरप्लस था। दिस सरप्लस वाज अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड मतलब बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग नेट कैपिटल इनफ्लोज, बाहर से लोग हैं ना इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, इसकी वजह से एज ए रिजल्ट हमारे पास रिजर्व बढ़ता जा रहा था। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, रिजर्व एक्यूमुलेशन लिखा है, इसका मतलब रिजर्व इकट्ठा होना। देखो वापिस आया ना सब्सटेंशियल, ये बार बार वर्ड आएगा। 2004 से 7 के बीच में डेफिसिट थी करंट अकाउंट के अंदर, इसके पीछे का कारण पेट्रोलियम बढ़ा, पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ी। ऑयल और ल्यूब्रिकेंट्स, લ્યુબ્રિકન્ટ એટલે ઊંજણ તેલ કહેવાય, मतलब ऑयल कहिए ना आपने जे गाड़ी में नाखे थे। 2014-15 due to fall in prices of crude oil there was a fall in import expenditure, further earnings from invisible also increase। इनविजिबल यानी सर्विस, सर्विस से जो अर्निंग होती थी वो भी इंक्रीज हो गई।
तो इस फैक्टर्स के कारण डेफिसिट जो है ना वो विद इन सस्टेनेबल लिमिट, सस्टेनेबल मतलब सहन करी शकाय तेटલું, टॉलरेबल, सस्टेनेबल का मतलब सहन करी शकाय એવું। अब देखो ये सब माइनस में है, इतना लंबा डेटा कोई याद नहीं रखना है। अब सीधा अपने क्वेश्चन 2 पे जाएंगे, ये क्वेश्चन आएगा, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, 12th स्टैंडर्ड का रिपीट है ये क्वेश्चन। खेती में उत्पादकता ओછી होवाना कारण, बराबर। अब देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब मीनिंग समझो, पहली लाइन अंडरलाइन करो, यील्ड पर हेक्टर ऑफ लैंड, यील्ड यानी उत्पादन, प्रोडक्शन, यील्ड ना याद रहे तो प्रोडक्शन, पर हेक्टर ऑफ लैंड, इन सिंपल टर्म्स इट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड। एक जमीन के हेक्टर के ऊपर कितना प्रोडक्शन होता है ये आता है इसमें। फ्रॉम द बिगिनिंग, very beginning, the productivity of Indian agriculture was very low. In other words, agriculture is known as, underline करो, depressed industry, depressed यानी मंदी वाली इंडस्ट्री की भाई। कारण प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर के भाई। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड। फ्रॉम 1901 टू 1971, अंडरलाइन करो, 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस रखती थी। और इतने सालों के अंदर भी नॉमिनल डिक्लाइन मतलब थोड़ा सा ही कम हुआ है टोटल परसेंटेज, बिकॉज ऑफ सच प्रेशर, इतना ज्यादा भार होने के कारण पॉपुलेशन का, वस्तीनो बोझो होने कारण है। कई कई सिचुएशन, तो पहली वस्तु सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, जमीनનું વિભાજન કહેવાય આનો મતલબ। सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन એટલે જમીનનું વિભાજન। डिक्लाइन इन एरिया ऑफ लैंड पर कैपिटा, જમીનનું વિભાજન કહેવાય। પર કેપિટા ડિક્લાइन यानी માથાદીઠ જમીન છે ને ઘટતી જાય છે। एंड देयर इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज यानी छुपी बेरोजगारी, जिसमें आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो रहती है, मार्जिनल सीमांत उत्पादकता जीरो, नेग्लिजिबल और नेगेटिव, यानी कई बार तो क्या वो काम बिगाड़ता है, करता नहीं ये काम वो तो चलेगा, लेकिन काम बिगाड़े तो मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा। मोर ओवर मेनी पर्सन हैव शिफ्टेड फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट टू एग्रीकल्चर, लोग हैंडीक्राफ्ट यानी घर में काम करने से वहां पे बंद हो गए काम, इसलिए वो कहाँ चले गए, एग्रीकल्चर। हैंडीक्राफ्ट એટલે હસ્ત ઉદ્યોગો કહેવાય। so there has been overcrowding of population, as a result एवरेज साइज ये अंडरलाइन करो 1.5 हेक्टर्स जो 1990-91 में थी, वो अब कितनी हो गई 1.15 हेक्टर्स 2017 में, बीच वाला नहीं याद रखना है। फिर सोशल एनवायरमेंट डिस्करेजिंग है, यानी इंडिया का जो फार्मर है ना वो बहुत ही पुअर है, गरीब, इलिटरेट, अभन, इग्नोरेंट, अज्ञानी, सुपरस्टिशियस, अंधश्रद्धालु, सुपरस्टिशियस, कंजर्वेटिव यानी पुराने ख्याल का, आउटडेटेड एंड अनरिस्पॉन्सिव, मतलब वो है ना कुछ समझता नहीं है नई टेक्नोलॉजी के बारे में, टू न्यू टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर। इंडियन फार्मर्स आर बाउंडेड बाय ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड कस्टम्स यानी रिवाज, कस्टम यानी रिवाज, कास्ट सिस्टम यानी जातिवाद, एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। सो ओनली फ्यू फार्मर्स प्रीफर टू यूज मॉडर्न टेक्निक, तो कुछ खेडूत है जो अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, दे हैव नो मोटिव्स फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सो द सोशल एनवायरमेंट इज हाईली डिस्करेजिंग। इसलिए जो सोसाइटी का एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा डिस्करेज करने वाला होता है। एज ए रिजल्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिमेन लोअर, इसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। फिर आता है देखो लैंड डिग्रेडेशन, जमीन नु धोवान के भाई, जमीन की क्वालिटी खराब होना उसको डिग्रेडेशन बोले। half of the country's 329 million hectares of soil is degraded, according to the study of C. Brandon and K. Humman. In 1995, there was loss in agricultural output of about 1.9 billion per year due to soil degradation of Indian land. जमीन का डिग्रेडेशन होने के कारण एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत कम होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ H. E.
Dragne and Andy Chow, there was a loss of 20% in soil productivity due to human water erosion. Erosion એટલે ધોવાણ કહેવાય. જમીન है ने वो बारिश के पानी के कारण क्या बहती जा रही है, उसके ऊपर की मिट्टी खाली प्रोडक्टिव होती है, वो बह जाएगी तो उसके बाद में प्रोडक्शन कम होता जाता है. अब इनएडिक्वेट नॉन फार्म सर्विस. नॉन फार्म सर्विस का मतलब क्या? खेती में तुम्हारा प्रोडक्शन हो गया तो बेचने के लिए जो भी चाहिए ने उसको नॉन फार्म सर्विस बोलते हैं. नॉन फार्म सर्विस के अंदर क्या क्या आता है देखे. मार्केटिंग सिस्टम लिखा है तीसरे पॉइंट के अंदर, और दूसरा मनी लेंडर्स, पैसे जहां से लिए जाते हैं वो, और तीसरा आता है स्टोरेज फैसिलिटी. तीन चीजें याद रखनी है नॉन फार्म सर्विस में. पहली कौन सी? मनी लेंडर्स, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, दूसरे में लिखा है वो. थर्ड में लिखा है, थर्ड पॉइंट में, मार्केटिंग सिस्टम बहुत डिफेक्टिव है एग्रीकल्चर की. अभी भी कमीशन एजेंट वाले चीट करते हैं फार्मर्स को. कमीशन एजेंट जो है ना वो फार्मर्स को कम पैसों में ले जाते हैं उनके पास से. आज पेपर में બટાકાનો ભાવ 30 રૂપિયા કિલો થઈ ગયો. એને પાછળનું કારણ શું? કે બટાકાની જે ચિપ્સ બનાવનારા છે ને એ બટાકાના જે ફાર્મર્સ છે જેની પાસેથી ડાયરેક્ટ પરચેસ કરે છે, તો માર્કેટમાં બટાકા ઓછા આવે છે, પણ જે પરચેસ કરે છે ને તે 8 રૂપિયામાં પરચેસ કરે છે કિલો, કંપનીવાળા. અને તમને ઘરે લાવો ત્યાં સુધીમાં કેટલા થઈ જાય છે? 30 રૂપિયા. હવે એક વસ્તુ વિચારો કે ફાર્મરને તો કેટલા મળે છે? ખાલી 8 રૂપિયા જ મળે છે ને. કંપની એ જ વેફરને કેટલા રૂપિયામાં વેચે છે? તમે અગર લેઝના પેકેટ ઉપર જોશો 17 ગ્રામ વેફર આજ 20 રૂપિયામાં. 17 ગ્રામ 17. આ 17 ગ્રામ ચલો ગમે તેટલું બી વિચારો તમે કે તેલ ગયું એની અંદર, પેકિંગ ગયું, કઈ પણ વિચારો તો બી 17 ગ્રામ એટલે કેટલા રૂપિયા કિલો થવું વિચારો. 17 પંચા 85 વિચારીએ આપણે, બરાબર? તો 50 પેકેટ બને એટલે 20 એટલે 1000 રૂપિયા કિલો થવું. એટલે 8 રૂપિયાના બટાકા જે ગરીબ ફાર્મર પાસેથી ખરીદે છે તે 1000 રૂપિયા કિલો વેચે. फार्मर्स कुड नॉट सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटीज. स्टोरेज फैसिलिटीज कितना मंडी टाउन में नहीं रख सकते, यानी मतलब उनके पास स्टोर करने की ताकत नहीं है, तो उनको इन क्रॉप को जैसे ही पैदा होता है ना वैसे उसको बेच देना पड़ता है. अब आता है उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल कॉजेस. इंस्टीट्यूशनल कॉजेस का मतलब संस्थाकीय कारण. एक तो सबसे पहले लैंड टेन्योर सिस्टम, जमीन मालिकीनी प्रथा. लैंड टेन्योर सिस्टम का मतलब क्या? लैंड की जो मालिकी है ना वो किसके पास है? जमींदार के पास है. अब जमींदारी सिस्टम एक्सप्लॉइटेटिव थी. इट हैज कंप्लीटली रिड्यूस द कैपेसिटी, विलिंगनेस एंड एंथुसियाज्म ऑफ द कल्टिवेटर्स. तो कल्टिवेटर्स ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते थे उसके लिए. अंडर दिस सिस्टम द टेनेंट कल्टिवेटर, टेनेंट यानी भाड़ुआत, टेनेंट कल्टिवेटर वाज फोर्स्ड टू पे हाई रेंट, और जमीन के ऊपर उसकी कोई सिक्योरिटी भी नहीं रहती थी. ही मे बी forced out of the land at any time as per the desire of the landlord. जब चाहे नहीं तब उसको जमीन से निकाल दिया जाता था. The various laws and legislations have been passed to abolish the zamindari system and to improve the position of tenants, but still the position of tenants is not satisfactory in Indian agriculture. लेकिन आज भी कितने भी कानून पास किए गए, आज भी जमींदारी सिस्टम परेशान कर रही है फार्मर्स को. Therefore, only technological improvement cannot improve the productivity in agriculture, but it is necessary to introduce land reform which can eliminate the rentier class. Rentier यानी भाड़ुआत लोगों, rentier class of जमींदार and money lenders. rentier એટલે ભાડું કમાનારા કહેવાય. rentier એટલે ભાડું કમાનારા લોકો. tenant એટલે ભાડુઆત કહેવાય. eliminate એટલે દૂર કરવું કહેવાય. lack of credit and marketing facilities, जिसको अपने नॉन फार्म सर्विसेज बोलते हैं. आपके पास फाइनेंस नहीं यानी क्रेडिट, आगे सीख चुके अपने. देखो क्रेडिट फैसिलिटी यानी मतलब फार्मर को आज भी मनी लेंडर्स के ऊपर, यानी वो लोग जो श्रॉप बोलते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस रखना पड़ता है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इफ ही बोरोज द मनी एंड इफ ही कैन नॉट पे, अगर वो पैसा लेता है और पैसा वापस नहीं दे पाएगा तो फोर्स टू सरेंडर यानी जमीन जब्त कर ली जाती है उसकी. सरेंडर यानी जब्त कर ली जाती है. एज ए रिजल्ट दे बिकम लैंडलेस फार्मर्स. तो इसके बाद में वो खुद क्या बन जाते हैं? मालिक नहीं रहते. फिर उसके बाद में वो मजदूर बन जाते हैं. फिर उसके बाद लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज, जो मार्केटिंग सिस्टम है वो भी डिफेक्टिव है. टिल रिसेंट टाइम्स
wholesalers and commission agents cheated farmers. As a result, there was a huge difference between the price paid by the consumer and price realized by the farmer. तो डिफरेंस किसके बीच में देखने को मिलता है? जो प्राइस कंज्यूमर पे करता है वो, और प्राइस जो फार्मर तक पहुंचती है वो, उसके बीच में डिफरेंस है. So due to lack of these non-farm services, farmers could not get positive incentive to work hard. तो इसलिए ज्यादा पैसे कमाए उसके लिए ज्यादा मेहनत करने का उनको मन नहीं करता है. फिर अनइकोनॉमिक साइज ऑफ होल्डिंग, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, ये आगे भी आ चुका. सैंपल सर्वे में बताया गया कि 52% होल्डिंग 1961-62 के अंदर और 81% 2000-2001 के अंदर, वो 2 हेक्टर से कम है. 2 हेक्टर भी जमीन नहीं है उनके पास. Moreover, most of these holdings are fragmented. Certain holdings are so small that it is difficult to move even an ordinary plow. यानी जमीन के अंदर अपने प्लाव यानी हल है ना, वो भी नहीं चला सकते, इतनी छोटी जमीन होती है. द साइंटिफिक प्लाव यानी हल बोला जाता है. द साइंटिफिक कल्टीवेशन विद इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स एंड बेटर सीड्स इज नॉट पॉसिबल. तो अगर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करें तो जमीन की साइज बड़ी होनी चाहिए. ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स, farmers economy faces following problems. तो पहला प्रॉब्लम, there is a great waste of time, labor and animal power. पहले तो टाइम बर्बाद होता है, लेबर और एनिमल पावर. उसके बाद में इरिगेशन, उसका यूज नहीं हो पाता. इरिगेशन यानी सिंचाई. देयर आर क्वारल्स एंड लिटिगेशन, यानी झगड़े होते हैं. क्वारल्स एंड लिटिगेशन का मतलब झगड़े among farmers, and there is wastage of crop in absence of fencing. fencing यानी વાડ ના કરેલી હોય, તારની વાડ બનાવે ને એ ના બનાવેલી હોય, એના કારણે ક્રોપ ખરાબ થાય, એટલે ગાય કે ઢોર ઘૂસી જાય ને અંદર એને માટે. so the productivity remains lower. now the last one is the technological causes. outmoded agriculture यानी backward technique, पछात टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. most of the farmers are poor. their approach is traditional. traditional यानी जुनवानी. they are still using wooden plow. अभी भी वही पुराना हल यूज करते हैं और बुलॉक्स बैल यूज करते हैं. so they do not adopt modern technique cultivation. कल्टीवेशन नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते. the use of chemical fertilizers and better seeds is also extremely insufficient. most of the farmers have still not started adopting improved instruments like steel plow, pumping sets, fodder cutter, water lift, barrows, use hose बोलते हैं, एंड सीड ड्रिल्स. ये सब है नए इक्विपमेंट है. सीड ड्रिल्स का मतलब क्या होता है कि आगे ने ट्रैक्टर जाता है, पीछे अपने सीड्स उसके अंदर डाल देने, तो एक एक करके डिस्टेंस के ऊपर सीड्स गिरते रहेंगे. तो ये सब ये लोग यूज नहीं कर पाते, उनके पास पैसे ही नहीं है इतने. और लास्ट आता है इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी. जो ग्रॉस क्रॉप एरिया इन इंडिया 192.8 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, आउट ऑफ दिस ओनली नियरेस्ट 43%, उसमें खाली इरिगेशन फैसिलिटी है. यानी सिंचाई की सगवड़ किसमें, खाली 43% जमीन के ऊपर है, और 57% जमीन ऐसी है जो आज भी बारिश के ऊपर डिपेंड करती है. बट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली रेनफॉल इज मोस्टली इनसफिशिएंट, अनसर्टेन एंड इरेगुलर. सो द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लोअर. बारिश गिरेगी नहीं तो फिर इरिगेशन कहाँ से होगा, और इरिगेशन है ही नहीं, खेत तक पानी पहुंचता नहीं है, तो इसके कारण भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. जो थर्ड क्वेश्चन है वो ग्रोथ इन सब सेक्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर लिखा है. अब सब सेक्टर का मतलब क्या, कि सर्विस सेक्टर के अंदर दूसरे जो सर्विसेज होते हैं उसके अंदर अपन देखें तो पोस्ट रिफॉर्म यानी 1991 के बाद सम सुधारा बोलते हैं रिफॉर्म्स, यानी सम सेगमेंट यानी कुछ हिस्से पब्लिक सेक्टर ग्रू एट मच फास्टर रेट्स देन देयर प्रीवियस एवरेज ग्रोथ रेट, यानी पहले से बहुत ज्यादा तेजी से इन सब ने बढ़ना शुरू किया, ग्रो करना शुरू किया. तो हम यहाँ पे देखें सबसे पहले बिजनेस सर्विस. तो ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, ये एमसीक्यू है आपका. फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर 1990s के अंदर
बिजनेस सर्विस से विथ एवरेज ग्रोथ ऑफ 20% अ ईयर, 20% के रेट से ये ग्रो कर रहा था एक साल में। और 2005-06 से लेके 10-11 के बीच में 16% पर एनम बढ़ा। तो फास्ट ग्रोथ इसमें किसका था? आईटी सेक्टर का। ये एमसीक्यू। कम्युनिकेशन सर्विस, it registered growth rate of 14% a year during the 1990s, mainly due to fast growth of telecom sector, which constituted 80% of its output. यानी ये ज्यादातर किसके कारण हुआ? टेलीकॉम सेक्टर के कारण हुआ। फर्दर 2005-06 में 6 से लेके 10-11 तक 26% इसका ग्रोथ रेट था। तो कम्युनिकेशन इस टाइम पीरियड के अंदर हम बोल सकते हैं कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर था। और कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर 1991 के अंदर 1% से भी कम था, जो अभी इंक्रीज होके 11.1% हुआ 10-11 में। अब बैंकिंग सेक्टर 7% पहले इंक्रीज हो रहा था 50 से 80 के बीच में, अभी 13% हुआ 1990s के अंदर, और उसके बाद में 15% हुआ 2005-06 से लेके 10-11 के बीच में। ग्रोथ किस लिए होता है कि इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटीज जितनी बढ़ेगी वैसे लोन की जरूरत यानी क्रेडिट फैसिलिटी की जरूरत बढ़ेगी। इसकी वजह से इसका ग्रोथ होता है बैंक का। द ग्रोथ रेट इन इंश्योरेंस हैज पिक्ड पेस फ्रॉम 6.7% पर एनम in 1990s to 17% पर एनम in 2005-06 to 2010-11। यानी मतलब जो ग्रोथ था वो ग्रोथ रेट 6.7% से बढ़ के 17% हुआ। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस टू जीडीपी ग्रोथ रेट वो 0.18% था, जो इंक्रीज होकर 13.5% हुआ। फिर कम्युनिटी सर्विसेज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, द ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज सिंस 1990s एंड हैज गैदर्ड मोमेंटम एवर सिंस। मोमेंटम यानी स्पीड, मोमेंटम का मतलब स्पीड, गैदर्ड मोमेंटम यानी उसने स्पीड अपनी और ज्यादा बनाई थी। द ग्रोथ इन कम्युनिटी सर्विसेज इज ड्यू टू द इंक्रीज इन एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। कम्युनिटी यानी समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो किया जाता है वो सारी सर्विसेज में इंक्लूड की जाएगी। अब इसमें एंड द ग्रोथ इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट वो मॉडर्नाइजेशन और टूरिज्म के कारण है। देखो फिर ट्रेड, द लार्जेस्ट सर्विस सब सेक्टर इन इंडिया इज ट्रेड। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इसका ग्रोथ रेट 7% पर एनम 1990s के अंदर। द शेयर इन जीडीपी वाज 12% ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड एंड इंक्रीज टू 15% इन 2010-11। उसका हिस्सा कितना था? 12%, बढ़ के हो गया 15%। फिर रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, तो द ग्रोथ रेट हैज टच्ड 8 to 9% 2005-06 से लेके 10-11 के बीच में। द शेयर ऑफ रेलवेज इन जीडीपी 1% था 10-11 में, एंड दैट ऑफ ट्रांसपोर्ट वो 5.5% पर एनम। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस लिखा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो हमारे लिए सुविधाएं दी जाती है सरकार की तरफ से, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। यानी जो भी सरकारी काम काज होते हैं सरकारी ऑफिसेज के अंदर वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। और डिफेंस यानी हम इसके अंदर मान सकते हैं कि डिफेंस का मतलब होता है कि जो हमारी सेना जो प्रोटेक्शन देती है वो आएगा इसमें। फिर इसके बाद में आता है ये ग्रोथ रेट देखो 20% से 2008-09 में, और 8-9 में 20% था, और 18% हुआ 2009-10 में। फिर पर्सनल सर्विसेज, द ग्रोथ रेट इन 1990s इज डबल्ड। यानी ये डबल हो गया 1980s के अंदर, बट सिंस द एवरेज वाज 5% पर एनम इट वाज स्टिल लो कंपेयर टू अदर सर्विस एक्टिविटीज। यानी जो ग्रोथ रेट था वो डबल हो गया, लेकिन फिर भी 5% के रेट से हो रहा है। अभी इसमें जो एवरेज है वो 5.8% है वही टाइम पीरियड के अंदर। साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन, कोई नई चीज ढूंढना इसके अंदर आता है इनोवेटिंग एंड रिसर्चिंग। तो यूनिवर्सिटी रिसर्च करती है, कोलाबरेट करती है दूसरी कंट्रीज के साथ में, फॉर ब्रिंगिंग न्यू प्रोस्पेक्ट यानी नई चीजों को लाने में ये हेल्प करती है। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्शन। ग्लोबल कॉरपोरेशन ऑफन हेडक्वार्टर्स इन नॉर्थ अमेरिका, जिनके हेडक्वार्टर्स अमेरिका में है, यूरोप या तो जापान में है, ऐसे लोग इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। यानी बाहर से काम इंडिया के अंदर आ रहा है और इससे इंडिया की
जो लोग हैं उन सबको फायदा हो रहा है। फिर उसके बाद आता है ई बिजनेस। ई बिजनेस यानी ई कॉमर्स, जो ऑनलाइन अपनी शॉपिंग करते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो गया। फिर डायस्पोरा, स्काई रॉकेटिंग डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी पर्सनल मेक्स टॉप साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट ग्लोबली मोबाइल। स्काई रॉकेटिंग डिमांड यानी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली डिमांड को स्काई रॉकेटिंग डिमांड बोलते हैं। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की डिमांड बढ़ रही है, और इससे टेक्नोलॉजी में जो लोग टॉप साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं वो ग्लोबली आगे बढ़ रही है हमारी टेक्नोलॉजी। व्हेन दे ट्रैवल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, देयर ग्लोबल डिस्पर्सल creates diaspora that becomes valuable network of finance, business contacts and skill transfer for their home country। यानी ये जब हमारे लोग जो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं वो हमारी जो कल्चर को आगे बढ़ाते हैं, हमारा जो फाइनेंस का नेटवर्क है, हमारे बिजनेस कॉन्टेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, ये काम किया जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ऊपर अपने कॉजेज दिए, जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया उसमें कॉजेज थे। अब ये क्वेश्चन में उस कारण को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले आता है उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है अमल में रखना, प्रैक्टिस में रखना। लैंड रिफॉर्म्स यानी जमीन सुधारा। Though land reforms have been introduced in India in the post-independence period with a view to eliminating the intermediary interest in land, especially zamindari, providing security of tenure and ownership rights to tenants। यानी इसमें बताया ये गया है कि जो लैंड रिफॉर्म्स है इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद में, किस लिए किए गए, जिससे हम इंटरमीडिएट यानी बीच वाले लोगों को खत्म करें। ऐसे लोग ने कि जो फार्मर और कस्टमर के बीच में बहुत ज्यादा जो बीच के पैसे जो खा जाने वाले लोग हैं उन सबको खत्म करें, और ओनरशिप राइट यानी जमीन का मालिकी हक मिले सीधे फार्मर्स को। देयरफॉर स्पेशल अटेम्प्ट्स विल हैव टू बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट द लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन फोर्सफुली सो दैट द स्लोगन लैंड टू द टिलर इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिस। यानी जमीन किसकी, जो उसके ऊपर कल्टीवेशन करे उसकी। लैंड टू द टिलर गुजराती में बोला जाता है खेड़े टेनी जमीन, खेड़े टेनी जमीन। यानी ये कानून बनाया गया था। अनलेस दिस इज डन, द टिलर, टिलर यानी जो खेत मजदूर है, जो खेती करने वाला इंसान, उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं बचता। इंसेंटिव यानी उसको कोई फायदा नहीं लगता उस जमीन के साथ में कोई भी तरह से नई टेक्नोलॉजी को यूज करने का। देयरफॉर लैंड रिफॉर्म्स ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट नेसेसरी, सबसे बड़ी जरूरत ये है। फिर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, जमीन को और पानी को बराबर से यूज करना चाहिए। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज 329 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है वो डिग्रेड हो चुकी है। इसके पीछे का कारण वाटर लॉगिंग यानी पानी भर जाना, सेलिनाइजेशन यानी जमीन में खारापन आ जाना, ह्यूमन इंड्यूस वाटर इरोशन, मैनेजमेंट ऑफ आवर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज यानी जमीन को खराब करने के पीछे भी इंसान का ही हाथ है, जिसमें जो पेड़ पौधों को खत्म कर दिया जाता है खेतों के आजू बाजू के, उसके कारण जमीन भूल जाती है। सो द वर्किंग ग्रुप ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट, रेन फेड फार्मिंग यानी बारिश का पानी एक जगह पे भर दिया जाए और पूरे साल उसको यूज किया जाए, और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये 10th प्लान के अंदर 88.5 मिलियन हेक्टर ऐसी जमीन को वापस कैसे कल्टीवेबल जमीन के अंदर कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे। और इम्प्रूव्ड सीड्स, सीड्स यानी जो बीज है वो बीज इंक्रीज प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जो भी हमारे एग्रीकल्चर दूसरे इनपुट है जैसे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर यानी खातर, पेस्टिसाइड्स यानी जंतुनाशक, एंड इरिगेशन यानी सिंचाई, पानी, is largely determined by the quality of the seed used। It is estimated कि quality of seed टोटल प्रोडक्टिविटी का 20 से 25% हिस्सा उसी के कारण होता है। Therefore, timely availability of quality seeds at affordable prices to farmers is necessary for achieving higher agricultural production and productivity। After examining the soil conditions and availability of irrigation facilities in
different areas, farmers should be advised about what seeds are best in the area. पहले जमीन को चेक किया जाएगा, जमीन की कंडीशन को चेक किया जाएगा, फिर पानी कितना आसपास मिलता है उसको चेक किया जाएगा। उस बेस के ऊपर आपको कौन से सीड्स ज्यादा इस जमीन में अच्छे रहेंगे, किस तरह का क्रॉप आपको उगाना चाहिए, उसके बारे में आपको सजेशन दिया जाता है। फिर बाद में आता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यानी खातर। इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स यानी नए सीड्स है तो इसमें फर्टिलाइजर भी ज़्यादा चाहिए। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड कि जो 1/10 अमाउंट ऑफ मैन्योर इंडियन फार्मर यूज़ करता है, खाली मतलब जितना ज़रूरी है उसका 10% खाली वो यूज़ करता है। एज नोटेड बाय रमेश चंद, SS राजू एंड LM पांडे, increasing fertilizer use is a significant option for raising agricultural output in most of the states। ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर अगर हमको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। अब इरिगेशन आती है यानी मतलब उसके अंदर सिंचाई। द कवरेज ऑफ इरिगेशन इन वेरियस स्टेट्स वेराइज फ्रॉम 14 to 97%। There is a large gap between the current level and the ultimate irrigational potential, except in the case of Punjab, Haryana, Rajasthan, which have already exceeded the potential irrigational level। यानी पंजाब हरियाणा राजस्थान के अंदर जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा इन्होंने इरिगेशन के प्लान कंप्लीट कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू रमेश चंद, SS राजू एंड LM पांडे, बिहार इज वाटर टू एक्सटेंड इरिगेशन टू एंटायर ग्रॉस क्रॉप एरिया। यानी बिहार के पास इतना सिंचाई का यानी इतनी सिंचाई की फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो अपने पूरे एरिया को सिंचाई के अंदर कवर कर सकते हैं। क्रॉप्ड एरिया का मतलब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी जहाँ पे खेती बाड़ी होती है वो हर जगह को कवर किया जा सकता है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश के पास अभी भी 68.4% तक रेस करने का उनके पास चांस है। उड़ीसा असम इरिगेशन उसमें 2/3 बाकी है उसका काम। और प्रेजेंट ये फैसिलिटी 27% एरिया के अंदर सिर्फ अवेलेबल है। अब कंजम्पशन ऑफ पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी। Consumption of electric power for agricultural purpose in 2011-12 was only 31.99 gigawatt hour, GWH gigawatt hour। In Assam 70.41 gigawatt hour। हिमाचल प्रदेश के अंदर असम के अंदर था 31.99, हिमाचल प्रदेश के अंदर 70.41 और झारखंड में 95.93। Electric power used in agricultural varied between 150 to 325 gigawatt hour in Odisha, Kerala, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, whereas 13,000 gigawatt hour मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अंदर। तो इसका मतलब अगर इरिगेशन चाहिए यानी जमीन से पानी निकालना हो तो सिंचाई के साथ में पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पंप है वो पंप सेट से ही वो पानी बाहर निकाला जा सकता है। फिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी, एक साल में कितनी बार क्रॉप्स लिए जाते हैं। इरिगेशन फैसिलिटी बहुत जगह पे है लेकिन फिर भी लेवल ऑफ क्रॉप इंटेंसिटी, तीव्रता, इंटेंसिटी कंटिन्यूज टू बी वेरी लो इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में एक से ज्यादा क्रॉप लिए जाते हैं। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है एक से ज्यादा क्रॉप लिए जाए तो इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है। इज टेकन ऑन लेस देन 30% ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन। यानी इन सब स्टेट्स के अंदर, डेवलप जैसे स्टेट्स के अंदर भी 30% से भी कम एरिया के अंदर एक से ज्यादा क्रॉप लिए जाते हैं। दिस शो दैट कि अभी इसके अंदर एक्सपांड करने की डबल क्रॉपिंग यानी एक साथ में एक साल के अंदर 2 क्रॉप किए जाए अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर। फिर टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल आउटपुट के लिए। अवेलेबल एविडेंस शोज दैट देर इज अ बिग गैप बिटवीन द लेवल ऑफ यील्ड यानी प्रोडक्शन, तो हमारा जो प्रोडक्शन है कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर का वो, और फार्मर्स जो फार्म प्रैक्टिस करते हैं ना, जिस तरह से यूज करते हैं अलग अलग चीज़ों को, उसके बीच में बहुत गैप है। देयरफॉर हमको इम्प्रूव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी फार्मर्स तक। फॉर दिस हमको एक्सटेंशन सर्विस चाहिए और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने, एक्सटेंशन यानी उन तक पहुंचाने के लिए सर्विस चाहिए। फिर आता है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन मतलब कीड़ों से बचाना, उसमें पेस्ट यानी कीड़े आ गए, वीड्स यानी जंगली झाड़ी आ जाती है और डिजीज यानी बीमारी आ गई। CCFI
Crop Care Foundation of India has placed the loss in agricultural production due to damage from weeds and plant disease at almost 1.5 lakh crore each year. Most of the farmers of the countryside are unaware of the medicines. फार्मर्स को पता ही नहीं है कि दवाइयाँ कितनी अवेलेबल है और कौन कौन सी बीमारियों से प्रोटेक्शन मिल सकता है प्लांट को. अब प्रोविजन ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटी. क्रेडिट यानी आपको लोन आसानी से मिले और मार्केटिंग यानी बेचने की फैसिलिटी आसानी से मिले. यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, fertilizers, pesticides, insecticide, agricultural machinery and irrigation facilities all require substantial money resources. इसमें पैसे बहुत चाहिए जो फार्मर्स के पास होते नहीं है. Therefore, it is necessary to strengthen the credit operative sector and free it from the clutches of large landowners so that it can meet the credit requirements of small farmers. तो small farmers के जितनी भी जरूरत है उन सबको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए. द कमर्शियल बैंक उसको एनकरेज शुड बी एनकरेज उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो स्मॉल फार्मर्स की ज़रूरतों को पूरा कर पाए. और रीजनल रूरल बैंक यानी गांव के अंदर जो बैंक होती है उनका रोल सबसे बड़ा है, उसके अंदर स्पेशल रोल है उसका. मार्केटिंग स्ट्रक्चर भी अच्छा करना चाहिए यानी सीधा कस्टमर तक पहुंचे और बीच में जितने कम हो सके उतने मीडिएशन यानी उतने कम लोग एजेंट ज़्यादा से ज़्यादा कम किए जाए उसके पीछे ध्यान देने की ज़रूरत है. इसके लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज करा सकते हैं. इंसेंटिव टू प्रोड्यूसर. Incentive to the agriculturer can go a long way in encouraging them to increase productivity. तो एग्रीकल्चर में इंसेंटिव यानी कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट देना उसको इंसेंटिव बोला जाता है. तो इंसेंटिव कैसे काम लगते हैं एग्रीकल्चर में, देखिए इसके अंदर इंसेंटिव्स कैन बी इन द फॉलोइंग फॉर्म्स. ensuring टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट यानी जो भी सीड्स चाहिए, अगर किसी को पेस्टिसाइड चाहिए, किसी को फर्टिलाइजर चाहिए, वो आसानी से मिल जाए, टाइम पे मिल जाए. गारंटीड प्राइस यानी प्राइस रेम्यूनरेटिव प्राइस, रिटर्न अच्छा मिले फार्मर्स को. इम्प्लीमेंटिंग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू कवर द रिस्क ऑफ डैमेज टू क्रॉप्स एंड अदर रिस्क इन एग्रीकल्चर. और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होनी चाहिए कि जिसमें अगर क्रॉप फेल भी हो जाए तो फार्मर को जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उतना पैसा वापस मिल जाए. और सोशल रिकॉग्निशन एंड कन्फर्मेंट ऑफ अवार्ड्स, मेरिट सर्टिफिकेट. अगर फार्मर अच्छा काम करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट देना चाहिए, सबके सामने उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनको अवार्ड देने चाहिए, ये भी इसमें आ गया. फिर बेटर मैनेजमेंट. एग्रीकल्चर ऑल्सो रिक्वायर्स बेटर मैनेजमेंट. हर लेवल एक प्रोडक्टिविटी के अंदर आपको चाहिए. इसमें पहले तो आपके पास अच्छा मैनेजरियल स्टाफ होना चाहिए जो डिसेमिनेटिंग यानी डिस्ट्रीब्यूट करे इंफॉर्मेशन को. डिसेमिनेटिंग का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करे इंफॉर्मेशन को कि नई टेक्निक्स कैसी है, किसके बारे में है. और दूसरा एक्सटेंशन स्टाफ जो समझाने का काम करे, बराबर वो फार्मर्स तक पहुंचाने का काम करे. वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग फैसिलिटीज और ये सारी डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मदद करे. फिर लास्ट में आता है एग्रीकल्चरल रिसर्च. एग्रीकल्चरल रिसर्च इज प्रेजेंटली बीइंग कंडक्टेड बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. वेरियस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और दूसरी इंस्टीट्यूशन इवॉल्विंग यानी डेवलपिंग, इवॉल्विंग का मतलब डेवलपिंग हाई यील्डिंग यानी हाई प्रोडक्शन करने वाली वेराइटी ऑफ सीड्स फॉर डिफरेंट क्रॉप्स. Research also be conducted on a substantial scale at different regional centers for testing the quality of soil, examining the disease affecting different crops, improving the quality of agricultural implements resulting from pests, insects, etc. यानी इसमें हर तरह की रिसर्च की जाती है. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च की जाती है जिससे लोगों को बीमारी जो होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, उस बीमारी से छुटकारा कैसे पाया जाए, प्लांट के ऊपर जो बीमारी होती है उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, उसके ऊपर जानकारी मिले उसके लिए. तो ये आपका सेकेंड यूनिट का एक्स्ट्रा जो टॉपिक था वो कवर कंप्लीटली किया.